हेलो स्टूडेंट्स तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एम करीम से न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के क्वेश्चंस को। और स्टूडेंट अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 45 से। स्टूडेंट इस चैप्टर के रेस्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिंक या फिर किसी भी दूसरे चैप्टर के सॉल्यूशन के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे और चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है टू मासेज m1 एंड m2 आर अटैच्ड विथ स्ट्रिंग्स एज शोन इन द फिगर इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम देन शो दैट। चलिए इसे हम लोगों को प्रूफ करना है। स्टूडेंट यहाँ पर इस फिगर में आप देख सकते हैं ये क्या है, एक सिस्टम दिया हुआ है जहाँ पर दो ब्लॉक है इस तरह का। चलिए ठीक है, और ये इक्विलिब्रियम में कहने का ये मतलब होगा कि दोनों जो आपका जो मासेज है, जो बॉडी है, उस पर नेट फोर्स 0 लग रहा होगा। क्लियर बात है। चलिए एवरीवेयर मतलब जो नेट फोर्स होगा वो हर पॉइंट पर वो नेट फोर्स 0 होगा। क्लियर है। चलिए तो हम लोगों को ये प्रूफ करना है। यहाँ पर थीटा ये एंगल दिया हुआ है एक एक करके। अब सबसे पहली बात कि कैसे सोचेंगे, हाउ टू थिंक, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो देखिए आपको हमेशा टारगेट पे फोकस रखना है, ठीक है। tan थीटा इक्वल्स टू इतना प्रूफ करना है, tan थीटा इक्वल्स टू, ठीक है। तो थीटा वाला जगह पर पहले फोकस कीजिए। देखिए थीटा यहाँ पर आएगा, यहाँ पर। तो यहाँ पर सपोज कीजिए कि अगर ये वाला वायर, ये जो वायर है, अगर इसमें मान लेते हैं इसमें टेंशन है T, ठीक है। देखिए कैसे सोच रहे हैं, थीटा पर फोकस करना है, tan थीटा लाना है। अब tan थीटा कैसे आएगा भाई, याद कीजिए कि इस तरह का जब भी किसी भी प्रॉब्लम को हम लोगों ने सॉल्व किया कि भाई इस तरह से कोई मास है, मान लिया ये इस तरह से वर्टिकल से हैंग है, तो वहाँ पर थीटा का टर्म आता था, एक आता था t cos थीटा, एक t sin थीटा, उसको डिवाइड करते थे। इस तरह का प्रॉब्लम किए हैं। चलिए तो आपका ध्यान जाएगा भाई कि यहाँ पर अगर ये टेंशन t है तो इसका जब हम कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे तो एक कंपोनेंट आएगा t cos थीटा, एक कंपोनेंट आएगा t sin थीटा, उसको कुछ डिवाइड जब करेंगे तो tan थीटा आ जाएगा। तो इतना माइंड में एक्सरसाइज होना चाहिए। क्लियर है। और ये डिपेंड करेगा आपके प्रैक्टिस पे, आपके मेहनत पे कि आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना जल्दी ये सब दिमाग में आएगा। क्लियर बात है। कोई तेज़ नहीं होता है, वो सब टोटली डिपेंड करता है आपकी मेहनत पे। चलिए तो यहाँ पर ये मान लेते हैं ये टी है, तो अब इसको हम लोग कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं। जैसे इस पर फोकस किए और यहाँ से बढ़ना शुरू किए। बहुत बार मैंने देखा है स्टूडेंट्स जो है नॉर्मल यहाँ से बढ़ना शुरू किए, नहीं, वो गलत अप्रोच है, ये सही अप्रोच है। आप वहाँ से भी बढ़ेंगे तो प्रूफ हो जाएगा। क्वेश्चन ईजी है, लेकिन हाउ टू थिंक दिस इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर टेंशन टी मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं, मानना क्या है भाई, इधर इसका कंपोनेंट हो जाएगा टी कॉस थीटा, और जाहिर सा बात है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, आप समझ रहे हैं, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये जो कंपोनेंट हो जाएगा ये हो जाएगा टी साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं। अब इक्विलिब्रियम में मतलब इस पर नेट फोर्स 0 लग रहा होगा। क्लियर है। तो वहीं से हम लोग ना टी कॉस थीटा इक्वल्स टू समथिंग लिखेंगे, टी साइन थीटा इक्वल्स टू समथिंग लिखेंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, तो tan थीटा आ जाएगा। चलिए तो इस पर और भी फोर्सेज को दिखा देते हैं। इस पर एक फोर्स ये m2g, इसका वेट लग रहा होगा। क्लियर बात है। अब एक ये भी स्ट्रिंग से इधर भी कनेक्टेड है और ये दूसरा स्ट्रिंग है, ऐसा नहीं कंफ्यूजन होना चाहिए कि ये सब एक स्ट्रिंग है, सब अलग अलग स्ट्रिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो वायर है इसमें मान लेते हैं इसमें जो टेंशन जो डेवलप हो रहा है दिस इज योर टी डैश। क्लियर बात है। चलिए अब जब ये टी डैश होगा तो देखिए इसको भी कंपोनेंट में हम लोग ब्रेक करेंगे, तभी तो टी कॉस थीटा इक्वल्स टू समथिंग, टी साइन थीटा इक्वल्स टू समथिंग लिखेंगे। ध्यान दीजिए ये एंगल आपको 45 डिग्री दिया हुआ है, ये पैरेलल लाइन एक हम लोगों ने ड्रॉ किया, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एंगल भी 45 डिग्री है। और जब ये एंगल 45 डिग्री होगा, ये इसका वैल्यू है टी डैश, इसका मतलब ये टी डैश का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा ये कितना हो जाएगा, टी डैश कॉस 45 डिग्री। कंपोनेंट लिखने का सिंपल सा तरीका होता है कि जिस डायरेक्शन में कंपोनेंट लिखना है वो फोर्स जो है उस डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बना रहा है वो देखिए। तो यहाँ पे 40 डिग्री एंगल बना रहा है, तो कंपोनेंट सीधे लिख दीजिए, वो फोर्स का वैल्यू जो है, और कॉस लगाइए और वो एंगल लिख दीजिए, सिंपल। चलिए तो इधर टी डैश कॉस 45 डिग्री हो गया, और इस डायरेक्शन में इसका जो कंपोनेंट होगा वो कितना हो जाएगा, टी डैश साइन 45 डिग्री। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर हम लोगों ने इस बॉडी के लिए m2 वाले के लिए सारे फोर्सेज को हम लोगों ने दिखा दिया है। अब एक एक करके फोर्स को हम लोग इक्वेट करते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी नेट फोर्स 0 होगा, ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में भी नेट फोर्स 0 होगा। चलिए ठीक है, हम लोग लिखते हैं नाउ फॉर m2 के लिए ध्यान दीजिएगा। वर्टिकल डायरेक्शन में देखिए, वर्टिकल डायरेक्शन में एक फोर्स ऊपर लग रहा है टी साइन थीटा और नीचे लग रहा है दो फोर्स टी डैश साइन 45 डिग्री m2g। इसका मतलब ये दोनों फोर्स का जो समेशन होगा दोनों मिलकर इसके बराबर होगा। कहने का मतलब है कि टी साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टी डैश साइन 45 डिग्री, टी डैश साइन 45 डिग्री प्लस m2g प्लस
m2g। चलिए इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वेट करते हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक फोर्स इस पर लग रहा है t cos थीटा इधर लग रहा है, और इस तरफ भी एक ही फोर्स लग रहा है t cos 45 डिग्री। चूंकि इक्विलिब्रियम में मतलब नेट फोर्स 0, इसका मतलब ये दोनों फोर्स भी बराबर होगा। क्लियर बात है। तो ऑल्सो t cos थीटा इक्वल्स टू t cos 45 डिग्री, t cos 45 डिग्री, एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है। हम लोगों को प्रूफ करना है tan थीटा इक्वल्स टू दिस। इसका मतलब हम लोग सीधे एकदम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे सो डैट कि मेरा लेफ्ट हैंड साइड में tan थीटा आ जाए। फिर देखते हैं क्या होता है। तो बाई 1 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इधर आपका बच जाएगा tan थीटा, और इधर आपका बच जाएगा ऊपर में t sin 45 डिग्री प्लस m2g डिवाइडेड बाई नीचे में बच जाएगा t cos 45 डिग्री। इसको मान लेते हैं 3 नंबर। अब जाहिर सा बात है आगे हम लोगों को प्रूफ करने के लिए कि tan थीटा इक्वल्स टू इतना तो आ गया। अब इतना का वैल्यू जो है 1 + 2m2 बाई m1 है, 1 + 2m2, m2 का तो टर्म आ गया है, ठीक है। इसका मतलब हम लोगों को t वाला टर्म हटाना पड़ेगा। तो t को हम लोगों को फाइनली कन्वर्ट करना पड़ेगा m1 के टर्म में, m1g वगैरह के टर्म में। क्लियर है। चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इस तरफ हम लोग बढ़ेंगे, यहाँ से हम लोग कुछ रिलेशन मिलेगा, और यहाँ से ही इनफैक्ट हम लोगों को t का वैल्यू मिलेगा m1 के टर्म में, चूँकि इसमें m1 भी लाना है, t को हटा के m1 लाना है। चलिए देखते हैं। जब ये t है इधर, मतलब ये सेम स्ट्रिंग है इधर, ये हो गया t। क्लियर बात है। चलिए तो आपका अच्छा ये t का तो कंपोनेंट हम लोग ब्रेक कर लेंगे। अच्छा ये अलग स्ट्रिंग है, ये अलग स्ट्रिंग है। मान लेते हैं कि ये जो स्ट्रिंग है ये है t। क्लियर है, t। अब ध्यान दीजिएगा, इनफैक्ट यहाँ पर ये t और ये t दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। फिगर स्टेप बाय स्टेप वीडियो को पॉज कीजिए, पहले इतना फिगर ड्रॉ कीजिए, इस फिगर में यहाँ पर दिखाइए। हम पहले अलग अलग दिखा रहे हैं, देखिए अलग अलग स्ट्रिंग है, तो ये भी ये t इसको मान लेते हैं। क्लियर है। आप t1 t2 t3 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो दिमाग में आए बढ़ जाना है। क्लियर। तो यहाँ पर t मान लिए, लेकिन यहाँ पर इनफैक्ट ये t और t बराबर होगा। कैसे समझिए, इसका जो कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये कितना होगा, ये इसका कंपोनेंट t का ये हो जाएगा t cos 45 डिग्री, और ये t का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना होगा, इस डायरेक्शन में ये हो जाएगा t cos 45 डिग्री। क्लियर है। अच्छा अब दोनों का कंपोनेंट ये वर्टिकल डायरेक्शन में कितना होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में ये इसका हो जाएगा t sin 45 डिग्री, इसका t sin 45 डिग्री। चलिए यहाँ पर देखिए कन्फ्यूजन नहीं हो, ये हम लिख रहे हैं ये t sin 45 डिग्री, और ये हो गया t sin 45 डिग्री। क्लियर है। चलिए अब चूंकि इक्विलिब्रियम है, एवरीवेयर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। इसका मतलब अगर इस पार्टिकुलर इस पॉइंट के लिए हम बात करें तो इस पर जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो भी सब 0 होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, इस डायरेक्शन में इस पर फोर्स लग रहा है t cos 45 डिग्री, इस डायरेक्शन में t cos 45 डिग्री। ध्यान दीजिए। नाउ इसका मतलब हो गया कि ये दोनों फोर्स बराबर होगा। कहने का मतलब है कि t cos 45 डिग्री इक्वल्स टू t cos 45 डिग्री, t cos 45 डिग्री। इसको और इसको बराबर कर दिए, चूंकि नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी नेट फोर्स 0, मतलब इतना बराबर इतना। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि इनफैक्ट cos 45 डिग्री दोनों तरफ का कैंसिल हुआ, मतलब कि t का वैल्यू जो है वो t के बराबर है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम ऐसा करें कि अगर इसको इधर t मान, देखिए यहाँ तक आपको फिगर ड्रॉ करना है, कॉपी में वीडियो पॉज करके ड्रॉ करना है। अब इसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप है, ठीक है, वो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इसको t और t बराबर है, तो ऐसा करते हैं इसको t अगर रखें तो इसको भी t ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, दोनों बराबर है। चलिए नेक्स्ट स्टेप में t इसको भी t कर दिए, ये भी t है, ये t रहने दिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब ये भी t, ये भी t, ये t कैसे आया, यहाँ से हम लोगों ने सॉल्व किया, फिगर को थोड़ा सा आसान बना दिया। अब एक t खाली टर्म है, अब एक यहाँ पर ये देखिए ये t जो है इसको भी आप t के टर्म में अब लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऑल्सो ध्यान दीजिएगा, नेट फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में भी 0 होना चाहिए, मतलब कि ये t का वैल्यू जो है वो किसके बराबर होगा, t sin 45 डिग्री प्लस t sin 45 डिग्री, मतलब 2t sin 45 डिग्री। क्लियर है। चूंकि दोनों बराबर था, t कर दिए, तो दोनों का कंपोनेंट एक इसके चलते t sin 45 डिग्री, एक इसके चलते t sin 45 डिग्री, दोनों मिला के t के बराबर, t के बराबर। चलिए ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये हो जाएगा sin 45 डिग्री का वैल्यू t 2t
इंटू 1/√2, मतलब ये √2 से ये 2 कैंसिल हो गया, √2 मतलब √2 टी डैश। ध्यान दीजिएगा टी ट्रिपल डैश का वैल्यू क्या आ रहा है स्टूडेंट, टी ट्रिपल डैश का वैल्यू आ रहा है √2 टी डैश, √2 टी डैश। क्लियर है। तब कहने का मतलब ये टी डैश था, तो इनफैक्ट हम लोगों ने सॉल्व करके देख लिया कि ये जब टी डैश होगा इसमें टेंशन तो इसमें भी टेंशन टी डैश ही होगा, और जब ये दोनों में टेंशन टी डैश है, दोनों में बराबर टेंशन होगा, और इधर जो टेंशन का वैल्यू होगा ये इनफैक्ट कितना हो जाएगा √2 टी डैश। देखिए सब एक ही टर्म में कन्वर्ट हो गया, ये इनफैक्ट √2 टी डैश हो गया। क्लियर है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब एक ही चीज़ बच रहा है कि M1 पर हम लोग सॉरी इस पॉइंट के लिए, अच्छा इस पॉइंट के लिए तो हम लोगों ने फोर्सेज को दिखा दिया है। हम लोगों का टारगेट क्या है, ये हम लोग सबको टी डैश में बदल चुके हैं, हम लोगों का टारगेट है टी डैश को इसमें कन्वर्ट करना। ध्यान दीजिएगा तो अभी यहाँ पर एक चीज़ और बच गया है, ये इसका M1G। तो यहाँ पर ऑल्सो चूँकि सब इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब ये हो गया कि M1G का वैल्यू ये √2 टी डैश के बराबर है। M1G का वैल्यू मतलब आप ये टी ट्रिपल डैश कहिए जो कि बराबर है इनफैक्ट √2 टी डैश के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देखिए इसीलिए टी डैश का वैल्यू हम लिख सकते हैं M1G/√2, M1G/√2, टी डैश का वैल्यू निकल गया M1G/√2। अब कुछ नहीं करना है, ये टी डैश का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो मेरा tan थीटा = इतना आना चाहिए। देखते हैं करके नाउ, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं। तो बाई 3 एंड 4 ध्यान दीजिएगा, हम लोग tan थीटा = सीधे लेफ्ट हैंड साइड में आपका tan थीटा है। ध्यान दीजिएगा टी डैश sin 45 डिग्री, टी डैश sin 45 डिग्री, तो टी डैश का वैल्यू रखना है M1G/√2, तो M1G/√2 और sin 45 डिग्री का वैल्यू भी √2 है, सॉरी 1/√2, तो 1/√2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। प्लस M2G डिवाइडेड बाई टी डैश cos 45 डिग्री, टी डैश का वैल्यू इतना M1G/√2 और cos 45 डिग्री का वैल्यू भी 1/√2 हो गया। क्लियर है। अब यहाँ से देखिए आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं, ये G वाला टर्म जो ऊपर में भी G और G है, यहाँ पर एक G, ये सब कैंसिल हो जाएगा। नीचे में यहाँ पर √2 × √2 2 आएगा, ये √2 कैंसिल हो गया, मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये बच जाएगा M1, ये बच जाएगा M1 और प्लस ये √2 2 हो गया ये, लेकिन इसमें जब इसको ऐड करेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो +2M2 और डिवाइडेड बाई नीचे में बच जाएगा M1, चूँकि G भी कैंसिल हो चुका है। क्लियर है। अब यहाँ से ध्यान दीजिए M1 को डिवाइड किए तो 1 + 2M2/M1, 1 + 2M2/M1, और यही हम लोगों को प्रूफ करना था। तो देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है फाइंड T1 एंड T2 इफ द ब्लॉक्स इन द फिगर आर टू एक्सेलरेट A upward at 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड B डाउनवर्ड एट 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो मासेज आपको दिया हुआ है, इनफैक्ट ये ग्राम में लिखा हुआ था, तो 200 ग्राम कहने का मतलब ये 0.2 kg। सो डैट ऐसा क्यों कर रहे हैं, सो डैट कि हम लोग डायरेक्टली जो है G का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज कर सके, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। और इसी तरह ये 800 ग्राम था, मतलब ये 0.8 kg हो गया। चलिए ठीक है, T1 और T2 का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन का 2 पार्ट है, कब निकालना है, पहले वाले कंडीशन में जब ये पूरा सिस्टम जो है ऊपर की ओर 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, और दूसरे वाले पार्ट में जब पूरा सिस्टम नीचे की ओर 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से आ रहा है। चलिए ठीक है, पहले वाले पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं। पूरा सिस्टम जो है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, इसका मतलब कि ये भी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, और ये भी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। क्लियर है। चलिए क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है, सबका फोर्सेज वगैरह को दिखाते हैं। टेंशन आपका T1 T2 दिया ही हुआ है, ये 0.8 ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 0.8 × 10, कहने का मतलब 8 न्यूटन हो जाएगा। G का वैल्यू 10 ले लिए, ठीक है ना। और यहाँ पर ये टेंशन हो जाएगा T2, यहाँ पर इधर ये टेंशन T2, और यहाँ पर साथ ही साथ नीचे में इसका ये वेट हो जाएगा, ये वेट कितना हो जाएगा 0.2 × 10, मतलब कि 2 न्यूटन। ये सब तो इतना रहेगा ही, ठीक है। इन एनी केस ऊपर जाए नीचे जाए जो भी है, ये सब इतना फोर्स लगेगा, और इधर एक फोर्सेज आपका लग जाएगा, ये T1, एक्चुअल में ये T1 है। क्लियर है। पहले वाले पार्ट में हम लोगों को निकालना है T1 और T2 का वैल्यू, सब फोर्सेज को हम लोग दिखा दिए हैं। तो देखिए बहुत आसानी से आप यहाँ से भी बढ़ सकते हैं, कहीं से भी, लेकिन यहाँ से बढ़ेंगे तो फायदा क्या है, इसके लिए नेट फोर्स, ये ऊपर की ओर जा रहा है, नेट इतना 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, इसका मतलब नेट फोर्स ऊपर की ओर इस पर कितना लग रहा है T2 - 8। देखिए तो ये हम लिख रहे हैं फॉर 0.8 kg,
फॉर 0.8 kg। ध्यान दीजिएगा, नेट फोर्स ऊपर की ओर कितना लग रहा है, चूंकि ऊपर की ओर ये इतना एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो नेट फोर्स ऊपर की ओर हो गया T2 माइनस 8 इक्वल टू इसका मास कितना है 0.8 इंटू कितना एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है। यहाँ से देखिए बहुत आसानी से T2 माइनस 8 ये हो गया 8 × 48 4.8 और इसीलिए T2 का वैल्यू स्टूडेंट निकल गया 12.8 न्यूटन। यहाँ से हम लोगों का इस कंडीशन में T2 का वैल्यू निकल गया। अब हम क्या करेंगे फॉर 0.2 kg। अब इस वाले ये वाला जो मास है इसके लिए हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F = ma, फोर्स = मास इंटू एक्सेलरेशन लगाएंगे और तभी तो फिर यहाँ से हम लोगों को T1 का वैल्यू निकलेगा। चलिए, ये भी नेट इतना एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जा रहा है, इसका मतलब इस पर नेट फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है। तो नेट फोर्स ऊपर की ओर कितना लग रहा है T1 एक फोर्स ऊपर लग रहा है और नीचे में 2 फोर्स लग रहा है। ध्यान दीजिएगा T2 और ये 2 न्यूटन का। कहने का मतलब नेट फोर्स ऊपर में कितना इस पर लग रहा है T1 में से ये दोनों को माइनस कर दीजिए, T2 को और ये 2 न्यूटन को, मतलब T1 माइनस T2 माइनस 2 इक्वल्स टू इसका मास 0.2 और ये कितना एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। क्लियर है। चलिए, T1 माइनस T2 का वैल्यू हम लोगों को निकल चुका है। दिस इज 12.8 माइनस 2 ये हो गया 1.2। यहाँ से बहुत आसानी से ये T1 इक्वल्स टू ये 14.8 प्लस 1.2 14 15 1 16, इसलिए T1 का वैल्यू स्टूडेंट निकल गया 16 न्यूटन। चलिए, बहुत आसानी से ये पहले वाले केस के लिए। ठीक है, दूसरे वाले पार्ट के लिए हम लोग देखते हैं बी वाले पार्ट के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर वीडियो पॉज करके आप इतना पहले नोट कर लीजिए। अब बी पार्ट के लिए थोड़ा सा फिगर मॉडिफाई करेंगे। सारा फोर्सेस तो एग्जैक्टली उसी तरह इतने ही वैल्यू का लगेगा। ठीक है, बी वाले पार्ट में दिया हुआ है कि अब ये नीचे आ रहा है 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से, अगर नीचे आता है तब T1 T2 का वैल्यू। तो अब यहाँ पर देखिए इसको हम मिटा रहे हैं बी वाले पार्ट के लिए। अब इसका नेट एक्सेलरेशन ये नीचे पूरा सिस्टम आ रहा है, मतलब ये भी आ रहा है कितना नीचे 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, और ये भी आ रहा है नीचे 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। क्लियर है। इसका मतलब है कि अब एक बार इसके लिए हम लोग लिखेंगे नेट फोर्स नीचे की ओर इक्वल्स टू इसका मास इंटू एक्सेलरेशन, उसी तरह उसके लिए लिखेंगे। ठीक है, चलिए, तो फॉर 0.8 डायरेक्टली इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ से हम लोगों को डायरेक्ट, चूंकि 2 ही फोर्स लग रहा है T2 और 8 न्यूटन का, मतलब और एक्सेलरेशन पता है इसका, मतलब डायरेक्टली इसके लिए अप्लाई करेंगे इक्वेशन फोर्स = मास इंटू एक्सेलरेशन, तो T2 का वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट निकल जाएगा। इसलिए पहले हम लोग यही यूज कर ले रहे हैं, इतना पहले माइंड में एक्सरसाइज कर लिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए नीचे की ओर नेट फोर्स कितना लग रहा है, नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन कितना लग रहा है, T2 ऊपर लग रहा है 8 नीचे लग रहा है, तो नीचे की ओर नेट फोर्स कितना हो गया 8 में से T2 घटा दीजिए, 8 माइनस T2 इक्वल्स टू इसका मास कितना है 0.8 और इसका एक्सेलरेशन कितना एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है 0.6। क्लियर है। चलिए, यहाँ से 8 माइनस T2 इक्वल्स टू 8 × 48 मतलब 0.48। क्लियर है। और यहाँ से इसीलिए T2 का वैल्यू निकल जाएगा 8 माइनस 0.48 मतलब ये हो जाएगा 7.52 और 10 4 5 9 10। ठीक है, इसलिए T2 का वैल्यू निकल गया 7.52 न्यूटन इस केस में। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब हम लोग T1 का निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इसके लिए अप्लाई करेंगे फोर्स = मास इंटू एक्सेलरेशन, तो फॉर 0.2 kg। ठीक है, अब ये मास जो है नीचे नेट इतना एक्सेलरेशन से आ रहा है, इसका मतलब नेट फोर्स इस पर नीचे लग रहा है। नेट फोर्स इस पर नीचे कितना लग रहा है, देखिए 2 फोर्स तो इस पर T2 और 2 न्यूटन का लग रहा है, इसको अपोज कर रहा है ये T1, तो नेट फोर्स नीचे कितना हो जाएगा T2 + 2 और इसमें से माइनस कर देंगे T1, तो इतना ही नेट फोर्स नीचे लग रहा है। क्लियर है। मतलब ये इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे नेट फोर्स नीचे की ओर T2 + 2 और इसमें से माइनस कर देंगे T1 इक्वल्स टू फोर्स = मास इंटू एक्सेलरेशन, तो इसका मास कितना है 0.2 इंटू इसका एक्सेलरेशन कितना एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है 0.6। क्लियर है। चलिए, यहाँ से T2 का वैल्यू हम लोगों को पता है ये 7.52 + 2 माइनस T1 ये हो जाएगा 6 दूनी 12 मतलब 0.12, ये हो जाएगा आपका 9.52 माइनस T1 इक्वल्स टू 0.12। कहने का मतलब हो गया T1 इक्वल्स टू कितना हम लोग लिख देंगे 9.52 माइनस 0.12, मतलब ये 2 में से 2 गया 0, 5 में से 1 गया 4, 9.4, इसलिए T1 का वैल्यू निकल गया 9.40 न्यूटन इज योर आंसर।
क्लियर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। स्टूडेंट यहाँ पर एक बात क्लियर कर दें, आंसर में थोड़े डिफरेंसेज आ रहे हैं तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। रीज़न यही है क्योंकि हम लोगों ने क्या किया कि जी का वैल्यू यहाँ पर 10 ले लिया है एक्चुअल में, जबकि मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, तो आपको कायदे से 9.8 लेना है। तो जब 9.8 लेंगे तो एक्जैक्टली आपका सेम आंसर मैच करेगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 से स्टूडेंट्स कंप्लीट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, एक एक करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है इफ देयर आर नो फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी, किसी बॉडी पर अगर फोर्स नहीं लग रहा है देन द बॉडी विल नॉट एक्सेलरेट। ऑब्वियस है, एकदम बिल्कुल क्लियर है। न्यूटन्स का ये पहला नियम ही है कि अगर किसी बॉडी पर फोर्स नहीं लग रहा है या फिर नेट बैलेंस्ड फोर्स, अगर उसका जो भी फोर्सेज लग रहा है अगर बैलेंस्ड है, मतलब नेट फोर्स जीरो है इन एनी केस, तो वो एक्सेलरेट नहीं करेगा। नो नेट फोर्स मीन्स नो एक्सेलरेशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ। और अगर फोर्स है, नेट फोर्स है, तो एक्सेलरेशन कितना है, यही न्यूटन तो सेकेंड लॉ में आया, जिसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं F = ma से। क्लियर है, तो इसका आंसर हो जाएगा यस। हाँ भाई, अगर नेट फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। इसको मैथमेटिकली भी आप समझ सकते हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ से भी आप समझ सकते हैं कि भाई अगर ये नेट फोर्स जीरो है, मास का तो सर्टेन वैल्यू होगा, इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। तो इसका आंसर हो गया यस। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है स्टूडेंट, इज इट करेक्ट टू से दैट इफ अ बॉडी इज नॉट एक्सेलरेटिंग, क्या ये कहना सही होगा कि कोई बॉडी जो एक्सेलरेट नहीं कर रहा है देन देयर मस्ट बी नो फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट। अगर एक्सेलरेट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। नहीं, ये हम नहीं कह सकते हैं। नेट एक्सेलरेशन जीरो है, इसका मतलब ये हम जरूर कह सकते हैं कि इस पर नेट फोर्स जीरो है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि भाई फोर्स नहीं लग रहा है। हो सकता है कि फोर्स उस पर लग रहा हो लेकिन बैलेंस्ड फोर्सेज लग रहा हो। जैसे कहने का मतलब है, सपोज कीजिए किसी ब्लॉक पर एक 5 न्यूटन इधर लगा, एक दूसरा आदमी भी 5 न्यूटन अपोजिट डायरेक्शन में वेस्ट की तरफ लगा दिया, एक 5 न्यूटन एक आदमी जो है 10 न्यूटन जो है वो साउथ की तरफ लगा दिया, एक 10 न्यूटन जो है नॉर्थ की तरफ लगा दिया। अब इस ब्लॉक पर फोर्सेस तो लग रहे हैं, 4 फोर्सेस लग रहा है, 4 अलग अलग आदमी 4 वैल्यू का 4 डायरेक्शन में लगा रहा है फोर्स, लेकिन इस पर नेट फोर्स जीरो है। फोर्सेज इतने वैल्यू का और इस तरह से लग रहा है कि नेट फोर्स जीरो है, और सो दैट कि इसका एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन जीरो का ये मतलब नहीं कि फोर्स नहीं लग रहा है, फोर्स हो सकता लग रहा हो लेकिन बैलेंस्ड फोर्सेज होंगे, आपस में बैलेंस्ड होंगे। क्वेश्चन नंबर 49 स्टूडेंट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 49 इज इट करेक्ट टू से दैट द मोशन ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। क्या ये कहना सही होगा कि किसी भी बॉडी का जो मोशन होता है हमेशा जिस डायरेक्शन में उसका नेट फोर्स उस पर लग रहा होता है उसी डायरेक्शन में उसका मोशन होता है? कोई जरूरी नहीं है भाई, बहुत सा एग्जांपल है। प्रोजेक्टाइल मोशन में आप लोगों ने पढ़ा भाई, आप किसी प्रोजेक्टाइल को जब प्रोजेक्ट करते हैं तो ध्यान दीजिए इस पर एक ही फोर्स लग रहा होता है, mg कंटिन्यूअस वेट नीचे की ओर, ठीक है। लेकिन क्या इसका जो मोशन होता है ये फोर्स के डायरेक्शन में होता है? नहीं, आप देख सकते हैं अभी इसका मोशन इस डायरेक्शन में, अभी इसका मोशन इस डायरेक्शन में, अभी इसका मोशन इस डायरेक्शन में, लेकिन फोर्स तो दूसरे डायरेक्शन में लग रहा है। जो एग्जांपल है सर्कुलर मोशन में भी ऐसा ही होता है। सेंटीपीटल फोर्स आपका सेंटर की तरफ लगता है लेकिन मोशन तो उसका सर्कुलर पाथ पे अलग अलग डायरेक्शन उसका चेंज हो रहा है। क्लियर बात है। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है इज इट अ फैक्ट दैट एक्शन इक्वल्स रिएक्शन। क्या ये फैक्ट है, क्या ये कहना सही है कि एक्शन इक्वल्स रिएक्शन, एक्शन जो है हमेशा रिएक्शन के बराबर होता है, ओनली तभी बराबर होता है इफ द बॉडीज आर नॉट एक्सेलरेटिंग, जब बॉडी एक्सेलरेट नहीं कर रहा होता है। कोई जरूरी नहीं है, बॉडी जब एक्सेलरेट नहीं कर रहा है तब भी एक्शन और रिएक्शन बराबर हो सकता है, और बॉडी जब एक्सेलरेट कर रहा हो तब भी। ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने क्या किया भाई, सपोज कीजिए ये जो फेमस एग्जांपल है कि इस वॉल पे आप क्या करते हैं, वॉल पर इस तरह से फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स लगाते हैं, मैंने इस पर फोर्स लगाया तो जितना एक्शन है यहाँ पर उतना रिएक्शन होता है। समझ रहे हैं इन चीज़ों को, लेकिन बॉडी यहाँ पर तो एक्सेलरेट नहीं कर रहा होता। क्लियर है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यू दूसरे चैप्टर फ्रिक्शन के सॉल्यूशन के साथ।